अ वेरी वार्म वेलकम अगेन टू एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कॉलोनियल एजुकेशन यानी कि कैसे जो फ्रेंच थे वो अपना एजुकेशन, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर इम्पोज कर रहे थे वियतनामीज़ पर। ठीक है, वैसे नेक्स्ट पार्ट में हम आज पढ़ेंगे कि कैसे रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द फ्रेंच पीपल, अगेंस्ट द कॉलोनी, अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल ऑफ फ्रांस, कि नहीं हमारा कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो 2.2 स्टार्ट करते हैं। लुकिंग मॉडर्न, द टोनकिन फ्री स्कूल वॉज स्टार्टेड इन 1707 टू प्रोवाइड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। जो टोनकिन फ्री स्कूल नाम का एक स्कूल था 1907 में वो बना। इनका एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ द स्कूल? द एम ऑफ द स्कूल वाज ओनली टू प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। द एजुकेशन विच इंक्लूडेड साइंस, जिसमें साइंस था, हाइजीन था, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंच। These classes were held in the evening and had to be paid for separately. मतलब if you want to learn French you have to pay separately. That is, अगर आपको फ्रेंच पढ़ना है वो शाम में होंगी क्लासेस और उसके लिए आपको अलग फीस जो है वो देनी पड़ेगी पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को। The school's approach to what it means to be modern is a good example of the thinking prevalent at that time. It was not enough to learn science and Western ideas. To be modern, the Vietnamese had to also look modern. तब के ज़माने में जो स्कूल की अप्रोच थी, यानी कि उनका एजेंडा था, वो था कि हमने अपने बच्चों को जो भी टोनकिन फ्री स्कूल से पढ़ेगा, ठीक है, वो मॉडर्न होना चाहिए उनके हिसाब से। यानी कि जो स्कूल की अप्रोच थी वो कहते थे कि आपको सिर्फ साइंस आ गई तो आप मॉडर्न नहीं हो गए, अगर आपको वेस्टर्न आइडिया आ गया तो आप मॉडर्न नहीं हो, आपको मॉडर्न दिखना भी पड़ेगा। कैसे दिखना पड़ेगा? ये कपड़े पहनकर, पैंट पहनकर, ठीक है, बाल कटवा कर, बीइंग अ डिसेंट मैन वाले बाल रख कर, बॉय कट रख कर, वेयरिंग अ जैकेट, देन वेयरिंग गुड शूज़। दिस इज़ वॉट मेक्स यू मॉडर्न अकॉर्डिंग टू द टोनकिन फ्री स्कूल। The school encouraged the adoption of western style such as having short haircut. जो स्कूल था उसने प्रमोट किया कि आप प्लीज़ शॉर्ट हेयर कट रखें ताकि आप सो कॉल्ड मॉडर्न दिख सकें। For the Vietnamese, this meant a major break with their own identity since they traditionally kept long hair. लेकिन जो वियतनामीज़ थे ना, जो वियतनामीज़ के लोग थे वियतनाम के, वो ट्रेडिशनली यानी कि उनके कल्चर में ये था कि वो लंबे बाल रखें। तो जब उनको पता लगा कि अगर हम टोनकिन फ्री स्कूल में पढ़ेंगे और उनके हिसाब से वेस्टर्न अप्रोच का मतलब है आपको हेयर कट भी कराना पड़ेगा, तो उनको बहुत धक्का लग गया। उनको ऐसा सडन कुछ हुआ कि यार ऐसे तो मत करो। To underline the importance of total change, there was even a hair cutting chant. एक बाल कटवाने के लिए एक चैंट होती थी, यानी कि एक गाना गाते थे बाल कटवाने के लिए। कोम्ब इन द लेफ्ट हैंड, आपकी जो कोम्ब, आपका जो ब्रश है, कंघी है, वो आपके लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए। सिजर्स इन द राइट, स्निप स्निप क्लिप क्लिप, वॉच आउट, बी केयरफुल, ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिसेस। स्टूपिड प्रैक्टिसेस यहाँ पे वियतनामीज प्रैक्टिसेस को बोला गया है। डम्प चाइल्डिश थिंग्स, जो भी चाइल्डिश थिंग्स हैं वो भी डंप करिए। स्पीक ओपनली एंड फ्रैंकली, स्टडी वेस्टर्न कस्टम्स। ये मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक चैंट था जिसको हेयर कटिंग चैंट बोलते थे। ये देखिए, अ लोकल कैरिकेचर रिडिकुलिंग द वियतनामीज हु हैज़ बीन वेस्टर्नाइज्ड। ये देखिए, ये एक ऑथर हैं जो वियतनामीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि देखो ये जो इंसान है इनका ये मजाक उड़ा रहे हैं। जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं, पेंटर हैं जो भी हैं, वो कह रहे हैं देखो ये कितना चेंज हो चुका है वेस्टर्न आइडियाज़ के अंदर। वो अपना अपना कल्चर भी भूल गया और वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए हैं। फ्रांस का फ्लैग के साथ वो करता है, प्लस वो टेनिस खेलता है जो कि एक यूरोपियन गेम है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी रेजिस्टेंस इन स्कूल। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द करिकुलम। जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थे ना, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे वो करिकुलम को जो कि स्कूल्स या वगैरह ने उनको बताया गया हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो रेजिस्टेंस इन स्कूल यानी कि जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थे, दे डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द करिकुलम। वो ब्लाइंडली, करिकुलम क्या होता है? जो भी आपको स्कूल एक पूरा का पूरा ना जो एक फॉर्मेट देता है कि एक साल में मैम आपको ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे। समटाइम्स देयर वॉज ओपन अपोजिशन, कभी कभी तो वो अपोज कर देते थे करिकुलम को।
साइलेंट रेजिस्टेंस करते थे कि हम नहीं मानेंगे. एज द नंबर्स ऑफ वियतनामीज टीचर्स इंक्रीज, जैसे जैसे वियतनाम के टीचर्स स्कूल में, अब फॉर एग्जांपल खोले तो स्कूल फ्रेंच ने थे, उसमें टीचर्स तो वियतनामीज थी ना, तो जो वियतनामीज टीचर थी जैसे ही वो बढ़ी हुई, मतलब उनका नंबर बढ़ा हुआ उस स्कूल में, लोअर क्लासेस में स्पेशली, it became difficult to control what was actually taught. While teaching, Vietnamese teachers quietly modified the text and criticized what was stated. इस पैराग्राफ का मतलब क्या है देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रेंच स्कूल्स में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में हमेशा फ्रेंच को बहुत ज़्यादा ऑनरेबल दिखाया जाता है कि दे आर वाओ, दे आर ग्रेट, है ना, दे आर ग्रेट दिखाए जाते हैं. लेकिन वियतनामीज को बहुत पुअर, प्रिमिटिव और बैकवर्ड दिखाया जाता है, ऐसा है ना. तो जो टीचर्स थी ना, जो वियतनाम की टीचर्स थी, जो वियतनामीज़ थी, जैसे इंडियन है तो वियतनामीज़, वहाँ की जो वियतनाम की टीचर्स थी, जब वो ये बुक्स पढ़ती थी जिसमें कि वियतनाम की बुराई की गई हो, और जो फ्रेंच था उसको बोस्ट किया, बोस्ट का मतलब बहुत तारीफ़ करके किसी को ऊपर सिर पे चढ़ा देना, जैसे कि यूरोपियंस को, फ्रेंच को बोस्ट किया था, तो वो टीचर से सह नहीं होता था. और वो जो बुक्स में लिखा होता था वो बताते ही नहीं थी बच्चों को, क्योंकि वो सरासर झूठ होता था. वो अपने रिलीजन को कभी भी बैकवर्ड नहीं रखती थी, वो हमेशा अपनी कुछ उनमें से टीचर्स जो थी वो अपराइट होती थी कि ऐसा नहीं, और क्रिटिसाइज़ कर देती थी जो बुक में लिखा हो. 1926 में एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ. 1926 में एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ. कहाँ पर हुआ? एक गर्ल्स स्कूल में जिसका नाम था साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल. ठीक है, एग्जाम्पल है ये. उसमें क्या हुआ, एक वियतनामीज़ लड़की थी, वो बैठी थी फ्रंट सीट पर, और उसको बोला गया कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ, बैक ऑफ द क्लास में जाके बैठ जाओ. क्यों? क्योंकि एक लोकल फ्रेंच स्टूडेंट को उस सीट पर बैठना है, यानी कि फ्रंट बेंच पर बैठना है. समझ, जैसे रोज़ा बाग के साथ हुआ था, उनको बोला था कि पीछे जाके बैठ जाइए क्योंकि आप ब्लैक हैं, है ना. वैसे ही साइगॉन नेटिव स्कूल में क्या हुआ, 1926 में वियतनामीज़ लड़की फ्रंट टेबल पे बैठी थी, उसको जाके बोला कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ. क्यों? क्योंकि फ्रेंच बच्चे ने सबसे आगे बैठना है. उसने मना कर दिया, कहती नहीं. जो प्रिंसिपल था, जो कि कॉलन था, कॉलन का मतलब मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताइए क्या होता है. फ्रेंच सेटलर, ठीक है, मतलब जो फ्रेंच इंसान है वो वियतनाम में आके सेटल हो गया है. तो जो प्रिंसिपल था वो भी फ्रेंच था. उसने उसको, लड़की को एक्सपेल कर दिया. एक्सपेल का मतलब रेस्टिकेट कर दिया, उसको निकाल दिया स्कूल से. तो लोगों ने, स्पेशली वियतनामीज़ जो बच्चे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया. उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुमने निकाल दिया. और जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया उनको भी उन्होंने स्कूल से निकाल दिया, जिससे कि जो बच्चों को निकाल दिया उनके पेरेंट्स भी ऐड हो गए प्रोटेस्ट में, वो भी पार्टिसिपेट करने लग पड़े. ये जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी. अब बस हो गया था अब कि यार तुम तो सबको निकाल ही दे रहे हो, बिल्कुल वियतनाम का तो कोई इज्जत ही नहीं रह चुका है. सो द गवर्नमेंट फोर्स्ड द स्कूल टू टेक द स्टूडेंट्स बैक. इसीलिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने फोर्स किया कि यार ऐसे मत करो, स्कूल वालों, टीचरों, स्पेशली और प्रिंसिपल, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ उनको दोबारा वापस लो, नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको. द प्रिंसिपल रिलक्टेंटली अग्रीड बट वॉर्न द स्टूडेंट्स. उस प्रिंसिपल ने, इतनी ऑडेसिटी थी उस प्रिंसिपल की, उसने बोला कि हाँ मैं उन बच्चों को जो मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उनको दोबारा एडमिशन तो दे दूँगा अपने स्कूल में, लेकिन उनको मैं अपने पैरों के नीचे क्रश करूँगा, ये उसने बोला. वो यू विश माई deportation, know well that I will leave only after I am assured Vietnamese no longer inhabit Cochin China. उसने बोला कि वियतनामीज़ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूँगा मैं, तुम जो मर्ज़ी कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वियतनामीज़ जो है वो कोचिन चाइना में ना रहे. अब मैंने आपको बताया था वियतनाम के 3 हिस्से हैं, है कि नहीं. सबसे पहला, दूसरा टोनकिन नॉर्थ वियतनाम, अनन सेंट्रल वियतनाम, साउथ वियतनाम को बोलते थे कोचिन चाइना. तो प्रिंसिपल कह रहा है कि मैं कोचिन चाइना में, यानी कि साउथ वियतनाम में कोई वियतनामीज़ ही नहीं रखूँगा, सारे फ्रेंच आके यहाँ रहेंगे, ऐसे था. एल्सवेयर, कहीं और, एक और जगह, स्टूडेंट्स फॉट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट द वियतनामीज़ फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर वाइट कॉलर जॉब्स. वाइट कॉलर जॉब्स वो जॉब्स होती हैं जब में आप IAS बनते हैं, आप IFS बनते हैं, IPS बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, ये होती हैं वाइट कॉलर जॉब्स.
तो क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स जो थे ना वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फॉट कर रहे थे, यानी कि फाइट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एफर्ट। क्या थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की एफर्ट? कॉलोनियल गवर्नमेंट की एफ़र्ट ये थी, यानी कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी ना, वो ये कोशिश करती थी कि हम वियतनाम के लोगों को क्वालिफाई नहीं करने देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि वो पूरे साल उनको फ्रेंच पढ़ाते थे, लेकिन जब उनका स्कूल पासिंग एग्जामिनेशन होता था तो उनको फेल कर देते थे। यही बात हो रही है कि स्टूडेंट्स ने बोला ऐसा मत करो, ठीक है। कि उनके दिल में बात कैसे आई? क्योंकि उनके दिल में पेट्रियोटिक फीलिंग्स है। पेट्रियोटिक क्या होता है? जब आप देश के लिए प्रेम जग जाता है आपका। उन्होंने बोला कि हमारी ड्यूटी है एजुकेशन, एंड हमारी ये भी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द एजुकेटेड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। वियतनामीज लोगों ने बोला कि क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी डबल ड्यूटी बनती है कि हम सच के लिए, हम जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ? दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंच एज वेल एज ट्रेडिशनल एलीट सिंस बोथ देयर पोजीशंस वर थ्रेटन्ड। हुआ क्या कि जैसे जैसे जो लोअर क्लास थे, ठीक है, जो मिडिल क्लास थे वियतनामीज, वो प्रोटेस्ट करने लग पड़े। यानी कि ये होता है वर्सेस, यानी कि किन के खिलाफ हो गए? एक तो फ्रेंच के खिलाफ हो गए, प्लस एलीट पीपल के खिलाफ हो गए। एलीट पीपल के खिलाफ बिकॉज दे सपोर्टेड फ्रेंच लैंग्वेज, they could pay to understand and to read and to learn French language, but these people could not. तो अब फ्रेंच और एलीट को डर लगने लग पड़ा कि यार अब तो ये रिवोल्ट का बारी आ गया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, अब होगा, देयरफॉर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उनको अपनी पोजीशंस बहुत थ्रेटन लगने लग पड़ी। 1920s तक क्या हुआ? स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली थी ताकि वो अपने आइडियाज़, ताकि वो फ्रेंच कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें, दैट टू लीगली। जैसे कि कौन सी पार्टीज़ थी? द पार्टी ऑफ यंग अनन। यंग अनन यानी कि सेंट्रल वियतनाम। और उन्होंने पब्लिश भी किए जर्नल्स, जैसे कि अनानीज स्टूडेंट। जर्नल्स में वो लिखते थे उनका एक्सपीरियंस कि ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर कंक्लूजन क्या आती है इसकी? स्कूल्स दस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल्स। द फ्रेंच सॉट टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन वियतनाम थ्रू द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। तो स्कूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गए थे जिससे कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल्स फाइट हो रही थी वियतनाम और फ्रेंच के अगेंस्ट के बीच में। फ्रेंच चाहते थे कि वो एजुकेशन पे रूल करें, वियतनाम चाहते थे कि वो एजुकेशन में अपना कल्चर भी पढ़ें। दे ट्राई टू चेंज द वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड परसेप्शंस ऑफ पीपल। जो यूरोपियंस थे, जो फ्रेंच थे, उन्होंने कोशिश किया कि हम लोगों की वैल्यूज़ बदल दें, उनके रूल्स बदल दें, उनके परसेप्शंस, आइडियोलॉजीज़, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दें, और उनको ये विश्वास दिलाएं कि फ्रेंच सिविलाइजेशन सुपीरियर है और वियतनामीज़ जो है वो इन्फीरियर हैं। ये आइडियोलॉजी थी हमारे फ्रेंच की। जो वियतनामीज़ इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलेक्चुअल का मतलब पढ़े लिखे, मतलब जो वियतनाम के होते हुए भी इंटेलेक्चुअल थे, वो लोग डर रहे थे। ऑन द अदर हैंड feared that Vietnam was losing not just control over its territory but its very identity. जो पढ़े लिखे वियतनामीज़ लोग थे उनको डर था कि वियतनाम अपने लैंड तो खो ही रहा है, लैंड को तो ऑक्यूपाई कर लिया फ्रांस ने, लेकिन वो धीरे धीरे अपने कल्चर्स भी भूल रहा है, अपना कस्टम्स भी भूल रहा है, तौर तरीके भी भूल रहा है, और यहाँ के लोग यानी कि वियतनामीज़ लोग डीवैल्यू हो रहे हैं। एंड द पीपल वर डेवलपिंग अ मास्टर स्लेव मेंटालिटी। और इसमें मास्टर कौन हुआ? फ्रेंच, स्लेव कौन हुआ? वियतनामीज़। वो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि ये मेंटालिटी बन जाएगी बच्चों में बहुत जनरेशन्स में कि की वो अपने आप को पैदा होते ही ऐसे सोचेंगे कि हम फ्रेंच के इन्फीरियर हैं, जो कि सच नहीं है। Therefore, the battle against the French colonial education, the battle against the French colonial education became part of larger battle against colonialism and for independence. Therefore, जो स्कूल्स में जो एजुकेशन की बैटल थी वो सिर्फ एक एजुकेशन की बैटल नहीं रह गई थी, वो कल्चर की बैटल बन गई थी, वो लैंग्वेज की बैटल बन गई थी, आइडेंटिटी की बैटल बन गई थी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि कैसे फ्रेंच पीपल ने इकोनॉमिकली तो एक्सप्लॉइट किया ही वियतनाम को, लेकिन उनको ये भी था कि इनके वियतनाम लोगों के दिमाग में मैं डालूं कि कैसे हम सुपीरियर हो, तुम इन्फीरियर हो। धीरे धीरे लोगों ने अपना चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, क्योंकि चाइना ने पहले रूल किया था वियतनाम को, तो उसका इन्फ्लुएंस वो धीरे धीरे छोड़ रहे थे। और फ्रेंच ने इसको एग्जैजरेट करने के लिए, इसको कैटलिस्ट, जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ताकि कम हो जाए, वो
वो फटाफट हो, ताकि उन्होंने चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस भी हटा दिए, फिर फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस बनाए, वहाँ पर भी सिर्फ बहुत कम लोग पढ़ पा रहे थे, उसमें से भी कम पास हो रहे थे। फिर पता लगा कि उनकी पॉलिसी थी लोगों को फेल करना, फिर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट होते थे, है ना। वियतनामीज़ लोग अपने बाल नहीं काटते थे, लेकिन ये लोग फोर्स करते थे बाल काटो, क्योंकि इनको सो कॉल्ड मॉडर्न दिखाना है। धीरे धीरे इतने प्रोटेस्ट होते गए कि एट द एंड ऑफ द डे उनको रियलाइज़ हो गया कि हमारी पोजीशंस अब बहुत थ्रेटन्ड हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो स्कूल था वो एक बैटल ग्राउंड हो गया कल्चरल बैटल्स के लिए, राइट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाइजीन